देखो अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो देयर इज ए न्यू चैप्टर कॉल्ड एज एटम। ठीक है, पर उसका वो मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, तो हम इसी को देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, जे के हिसाब से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में देखा है, पूरा कंसेप्ट कवर किया है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो भी जे के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आपको सब एक जगह फॉर्मूला लिखवा के दिए हैं। आपके साथ वीडियो शेयर होता है, आप उसको देख के कॉपी कर सकते हो। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ देखा हमने, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे एटम्स चैप्टर को, जो है हम क्या करेंगे आज कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हम उनके ऊपर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो कैसे रहेगा, जब एटम्स को कंप्लीट कर लेते हैं, कल दोनों के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आप लोग कल आते समय पूरा रिवाइज करके आओगे। ओके, और फिर फ्राइडे को जब आओगे, फ्राइडे का मैं अभी बता देती हूँ, करके आना वर्क पावर एनर्जी जो है 11 का चैप्टर, हमें साथ ही साथ 11 का भी कवर करना है, तो 11 का वर्क पावर एनर्जी जो है वो अच्छे से क्या है पढ़ के आना। फिलहाल तो अभी इस वाले चैप्टर के ऊपर हम क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, एटम में हमें क्या देखना है। ठीक है, एटम्स चैप्टर में अभी क्या देखेंगे हम लोग। हेलो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੇ ਅਵੰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਦੇ फिर देखते हैं यहाँ पे, एटम्स में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ हम फॉर्मूले कैसे या क्या करें, हाँ इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अभी जो भी बताऊंगी मैं चीजों को रिवाइज कर रही हूँ, आपको ये चीजें ऑलरेडी नोन है, तो पूरा अच्छे से ध्यान दो। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, पहले तो एटॉमिक मॉडल की बात करें। एटॉमिक मॉडल क्या है, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर कोई भी यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एटम है, एटम के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी एलिमेंट इज द एटम। ठीक है, कि ये जो एटम के अंदर एटम का ओरिएंटेशन है। ओके, एटम का ओरिएंटेशन है, एटम के जो भी एलिमेंट है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, उसके बारे में हमें कौन बताता है, यहाँ पे एटॉमिक मॉडल हमें बताता है। तो उसमें किस किसने बताया था, देखो जे थॉमसन के बारे में आपने सुना है। ठीक है, उसने हमें एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था। उसके बाद रुदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, तो उसके साथ साथ अभी किसने बताया था, अभी हम देखने वाले हैं बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल हमें प्रपोज किया था, मतलब हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मॉडल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोहर्स प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल। अभी बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल हमें बताया वो किसके लिए बताया, उसने बताया हमें हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बताया, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो बोहर्स प्रपोज्ड मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोहर्स ने हमें हाइड्रोजन एटम के लिए क्या बताया, एटॉमिक मॉडल बताया। तो उसने किस तरीके से चीजें बताई कि उसको बोला जाता है यहाँ पे पॉस्टुलेट। ठीक है, उसने जो मॉडल बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे 3 पॉस्टुलेट है, उनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, वी कैन अप्लाई फॉर द हाइड्रोजेनिक एटम आल्सो।
ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम ऑल्सो। हाइड्रोजेनिक एटम मतलब जो हाइड्रोजन की तरह एटम होते हैं। हाइड्रोजन के तरह एटम मतलब कि उनके पास से सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हीलियम है, ठीक है, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक ही बचा। ओके, उसी हिसाब से लिथियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस प्लस, ठीक है, इसके पास अभी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो दिस इज द हाइड्रोजेनिक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन। क्या चीजें याद रखनी, बोहर ने एटॉमिक मॉडल बताया, किसके लिए बताया, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। जो बोहर से मॉडल बताया, अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करना है बोहर, तो देयर आर 3 पोस्टुलेट, ठीक है, बोहर मॉडल के ऊपर बेस्ड 3 पोस्टुलेट है, वन बाय वन उसको देखेंगे। सबसे पहले बोहर ने क्या बताया, सबसे पहले बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कल इन अ सर्टन सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग रेडिएशन। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे कुछ सर्कुलर ऑर्बिट, एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमता है, और अगर जब वो घूम रहा है तो कोई भी रेडिएशन एनर्जी इमिट नहीं करता, कोई भी रेडिएशन नहीं करता है। ये पहला पॉस्टुलेट हो गया, ये तो थ्योरी पार्ट है। दूसरा दूसरा पोस्टुलेट क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम उसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है, इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है गोल गोल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा। देखो, एक तो लीनियर मोमेंटम होता है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। कोई m मास का ब्लॉक अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr। तो उसने क्या बोला, स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है और उस स्टेबल ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का मल्टीपल। यहाँ पे n मतलब क्या है, यहाँ पे n इज द इंटीजर, उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है, 2π क्या है यहाँ पे, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 2π, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो लो एनर्जी ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन कैसे है, लो एनर्जी ऑर्बिट में। पहले तो चीजों को समझ लो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये सारी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट 1 2 3। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है अभी इस जो मैंने ऑर्बिट ड्रॉ करी है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी है जो है वो तीसरे ऑर्बिट में रहती है। ओके, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते जाए, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी जो है खुद के पास, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। जितनी एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, उतना हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बाउंडेड है। ओके, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से ज्यादा क्या है, बाउंडेड है, एज कंपेयर टू वो तीसरे ऑर्बिट में रहेगा। तो एक चीज, मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी तीसरे ऑर्बिट से क्या रहती है, यहाँ पे कम बोलेंगे, एनर्जी जो है तीसरे ऑर्बिट से कम होती है। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में, बड़े ऑर्बिट में जाते जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी एनर्जी कम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन के सॉरी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और हम ऐसा बोलेंगे कि वो न्यूक्लियस के साथ कम बाउंड है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं से बोल दूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था इस ऑर्बिट में, मैंने उसको क्या दिया, अभी उसको मुझे जंप करवाना है, पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे
यहाँ इसको पहुंचना है यहाँ तक, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर मैं एनर्जी इसको क्या करूंगी, प्रोवाइड करूंगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर वो लो एनर्जी से कैसे जाएगा, हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है, बोला मैंने कि लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जा रहे हैं, तो एनर्जी दैट इज फोटोन एनर्जी को क्या करा उसने, एक्सेप्ट किया। फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में गया, हाई एनर्जी ऑर्बिट में वो वहां पे 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रहता है, और उसके बाद वापस आ जाता है। अभी वो हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, उसको एनर्जी कम करनी है ना, तो फिर वो अभी एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पे इमिट करेगा, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, सीधी सी बात है। लो से हाई जा रहे हैं, एनर्जी तो लगेगी ना, काम करना है, हाँ खाना खाना पड़ेगा। लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहे, खाना खाना पड़ेगा ना हमें, तो वो क्या खाता है, यहाँ पे एनर्जी। इस तरीके से हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, एनर्जी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी निकालता है, रेडिएट करता है। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, क्या समझा आप लोगों ने? हाई से लो से हाई जाता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है। हाई से लो आता है, तब एनर्जी क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो एनर्जी वो रेडिएट करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन emit emit electromagnetic wave when it come from, कैसे बोलेंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिट, हाई एनर्जी ऑर्बिट तो कैसे आता है, वो लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है। तब क्या करता है, यहाँ पे एनर्जी इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी कुछ तो वेवलेंथ रहेगी ना, या फिर उसकी कुछ तो फ्रिक्वेंसी रहेगी। ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आया, एनर्जी रेडिएट करी, दैट रेडिएट एनर्जी इज नथिंग बट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी रहेगी। सो दैट फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दैट ऑर्बिट, एनर्जी हाई एनर्जी माइनस हाई एनर्जी ऑर्बिट माइनस लो एनर्जी ऑर्बिट। मतलब अगर वो हाई एनर्जी लो एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो जो वेव रेडिएट कर रहा है, हाँ, या फिर जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, दैट एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर रहता है, दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। हाई ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, लो ऑर्बिट में इतनी, दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू दिस मच एनर्जी दैट इट्स रेडिएट। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा ई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। इस हिसाब से हम कितने फ्रीक्वेंसी के वेव रेडिएट करी वो भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, तीनों पोस्टुलेट? आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एमएसजी, आप वहीं से हाथ रेज कर सकते हो, एमएसजी स्कूल। ओके, क्लियर हुआ ना? ओके, आपने ये लोग पढ़ा है ना ये चीजें? ओके, बाकी लोग? ओके ओके, बस 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 बस, एक ही हाथ दिखाना है, एमएसजी स्कूल, दो दो नहीं दिखाने हैं, झूलना नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन करिए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी बहुत सारे फॉर्मूले एक जगह लिखेंगे फटाफट। अभी क्या देखना है हमें, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। ठीक है, अभी मैं क्या क्या फाइंड आउट करने वाली हूँ, देखो। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गई ऑर्बिट, ये बहुत सारी इस तरीके से ऑर्बिट। क्या क्या निकालने वाली हूँ मैं यहाँ पे, मेरा इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट में रहेगा, तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है मुझे वो बताना है। मेरे इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में है, तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है वो मैं निकालूंगी अभी। उसके बाद अगर मेरा तीसरे ऑर्बिट में रेडियस है तीसरे ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो उस ऑर्बिट में कितने स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड भी बताना है मुझे। तो अगर मान लो कौन से भी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, उस ऑर्बिट की स्पीड क्या है, हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, कि पूरा कंप्लीट गोल घूमने के लिए
उस ऑर्बिट में उसे कितना वक्त लग रहा है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। ये सभी चीजों को अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस, सीधा फॉर्मूला लिखूंगी मैं, डिराइव नहीं करूंगी। रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट, इन दी nth ऑर्बिट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले पता होने ही चाहिए, तुम्हें बोर्ड के हिसाब से भी लगेंगे ये वाले फॉर्मूले, बोर्ड के इसमें भी है। तो रेडियस इक्वल टू कितनी आती है, रेडियस का फॉर्मूला आता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। व्हाट इज, इसमें सभी चीजें क्या क्या है देखो। n पता है, n क्या है, nth ऑर्बिट है, n मतलब n ऑर्बिट है, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पाई क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, यहाँ पे मास है, z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, e क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, सभी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए कौन कौन सी चीजें, यहाँ पे ये जो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m और e स्क्वायर, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीजें कांस्टेंट है, ये सभी चीजें कैसे कांस्टेंट, इसको मैंने कैसे लिखा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। ये तो रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। ये देखा जाए तो ये चीजें क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना ये वैल्यू, बस n और z बदल रहा है, z मतलब एटॉमिक नंबर, मान लो कुछ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जगह लिथियम प्लस प्लस है, ओके। उसके बाद n की वैल्यू भी बदल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में हमें नहीं पता, कौन से भी ऑर्बिट की रेडियस पता नहीं है, पर ये h एप्सिलॉन नॉट पाई m e ये थोड़ी बदल सकता है। प्लैंक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m चार्ज, वो थोड़ी बदलेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो सभी वैल्यू डालने के बाद क्या आता है, यहाँ पे 0.53 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, -10 मीटर हो गया। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर z। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0.53 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से तुम ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर ही सकते हो, कैलकुलेशन इससे आसान हो गया। देखो इस वाले इससे 10 टू द पावर -3, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर z इक्वल टू 0.53 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस इज, अगर मेरा हाइड्रोजन एटम है और वो पहली ऑर्बिट में है तो उसकी रेडियस क्या रहेगी, Rn इज इक्वल टू, चलो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो। हाँ, कितना है, 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10। अभी n इक्वल टू 1 आ गया, हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 डाल दिया तो रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10। समझ में ये चीज है, यहाँ तक ये रहेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन 10वें ऑर्बिट में, तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे 10 लिखूंगी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए z इक्वल टू 1 लिखूंगी और n की वैल्यू क्या लिखूंगी 10। तो मुझे 10वें ऑर्बिट में अगर है मेरा इलेक्ट्रॉन तो उसकी क्या मिल जाएगी, मुझे रेडियस जो है मिल जाएगी। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कैलकुलेशन का टाइम ही बचाएगा वो। आगे बात करते हैं किसकी, अभी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में स्पीड कितना रहता है, हमें क्या करना है, वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू क्या होता है, z e स्क्वेयर 2nh एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस समय क्या दिख रहा है तुम्हें, कौन कौन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको कैसे लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला याद ही रखना है। तो उसके बाद क्या है, z अपॉन n e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है, देखो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, मतलब वैल्यू डालूंगी, डाल के अभी मतलब मैं सीधा वैल्यू बताती हूँ, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, z बाई n 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉरी, स्पीड इतनी आ गई। तो कौन सा भी ऑर्बिट रहने दो यहाँ पे, कौन सा भी आइटम रहने दो, उसकी z एटॉमिक नंबर और n डाल दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी। फॉर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फॉर h एटम, फॉर हाइड्रोजन, फॉर
हाइड्रोजन एटम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 में स्पीड कितनी रहेगी? अरे जेड की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2.2 इंटू 10 टू द पावर क्या रहेगा? 6। अगर मान लो हाइड्रोजन वाला वो इलेक्ट्रॉन 20th ऑर्बिट में कुछ थर्ड ऑर्बिट में चला गया, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से स्पीड हम जो है वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है अभी हमें? टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद क्या निकालनी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो कितने रिवोल्यूशन हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट में कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार गोल 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 घूम रहा है, दैट इज नथिंग बट क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट हम क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E² NH अपॉन क्या आता है यहाँ पे? R। ओके, ये वाला आता है। ये चीज हमें पता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? ये वाला क्या होता है? ये के होता है ना, हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा है, KZE² इज इक्वल टू NH अपॉन RN। ये क्या है? ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। किस ऑर्बिट की रेडियस? उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? NH RN अपॉन KZ क्या हो जाएगा? E²। ये हो गया टाइम पीरियड, और ये क्या हो गई यहाँ पे? हमारी फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। जो भी मैंने अभी बताया वो समझ में आया क्या एवरीवन? गुड। ओके लवप्रीत, बाकी लोग समझ में आया? बोर्ड की तरफ ध्यान है आप लोगों का? ओके तलवारा स्कूल, ओके गुड। फॉर्मूले बेटा उसका डेरिवेशन है, समझाने के लिए बहुत है, पर उतना वक्त नहीं है ना, उस चीज को अंडरस्टैंड करो आप। क्या बोलोगी इतना इतना कहाँ से लिख रहे हो आप? ये सब आपके बुक में है। इसको डिराइव नहीं करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, हमें वो निकालना है। पहले तो एनर्जी जो रहेगी दैट इज डी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, कोई भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी इज दी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या रहेगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहने दो, उसकी टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सीधा वैल्यू लिखूंगी मैं यहाँ पे, डिराइव नहीं करना है। RHC² अपॉन क्या होता है यहाँ पे? n²। ओके, व्हाट इज मीन बाय आर? आर यहाँ पे क्या है? रीबर्थ कांस्टेंट। क्या होता है? रीबर्थ कांस्टेंट। डिराइव करने के लिए बहुत लंबा भी जाएगा, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरी नहीं है ना यहाँ पे। आर क्या है? रीबर्थ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 1 पॉइंट कितनी होती है? 1.09 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 7। ओके, ये रीबर्थ कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, आपको पता है। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ द लाइट। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी आती है यहाँ पे -2 RHC Z² अपॉन क्या आता है? n²। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कितना? -2 RHC Z² अपॉन n² प्लस RHC Z² अपॉन क्या हो गया? n²। कितना बचा?
देखो पूरा देखो सेम ही है सब, बस यहाँ पे ये 2 गुना है और नेगेटिव है। यहाँ पे बस इतना ही फर्क है 2। बाकी चीज तो कांस्टेंट ही है ना। यहाँ पे देखो ये सेम ही है बस 2। तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा -RHC Z² अपॉन क्या है n²। ये हो गई टोटल एनर्जी। तो रिलेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डबल है देखो, इट इज नेगेटिव ऑफ क्या बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ क्या है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हमारी। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी को लिख रही हूँ। टोटल एनर्जी कितनी है, -RHC Z² अपॉन n²। ओके, ये टोटल एनर्जी की बात चल रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो RHC इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना, RHC इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो उसको R की वैल्यू डालो, H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो, डालने के बाद क्या मिलता है 13.6। क्या आता है यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं फॉर हाइड्रोजन की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो टोटल फॉर हाइड्रोजन की बात चल रही, फॉर हाइड्रोजन Z = 1 है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे n²। ये हो गई मेरी टोटल एनर्जी किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, अभी उसके बाद हर एक ऑर्बिट की एनर्जी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई -13.6। ये किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं अभी हम। जो भी हम आगे निकाल रहे हैं, किसके लिए निकालेंगे अभी, एनर्जी फॉर दी हाइड्रोजन एटम। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एनर्जी फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, एक तो टोटल एनर्जी का RHC, उसकी वैल्यू निकाली थी ना 13.6 Z² अपॉन क्या है यहाँ पे n²। ओके, तो यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है 1। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमने लिखी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर जूल में करना हो ना, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये याद रखो, ये एनर्जी का यूनिट ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर लेना। तो ये हो गई यहाँ पे टोटल एनर्जी। भी हर एक ऑर्बिट में देखते हैं, जिसे मान लो n क्या है यहाँ पे 1 है। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है। तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी रहेगी, पहले ऑर्बिट में एनर्जी -13.6, ये क्या हो जाएगा n² = -13.6 रहेगा। n की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद n जब 2 है, दूसरे ऑर्बिट में, तब एनर्जी क्या रहेगी -13.6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तब कितनी आती है, तब आती है हमारी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ वैल्यूज है, वो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो निकाल लेना कौन से ऑर्बिट में है। ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला। n = 3 है, तो एनर्जी कितनी आती है -1.51 ओके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, n इनफाइनाइट हो गया, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। अगर तुम थोड़ा थोड़ा देखो तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे ऑर्बिट में, एनर्जी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो, क्योंकि -13.6 और ये -3.4, कौन बड़ा है, -3.4 बड़ा है ना यहाँ पे मैथ्स हिसाब से नंबर्स। तो जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं, एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है। जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहेगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उतना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिट में सबसे ज्यादा बाउंड है, इस वाले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा बाउंड है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। जितनी नेगेटिव एनर्जी उतना वो बाउंड रहता है, उतना वो फ्री नहीं रहता है। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी डिप्रेशन में है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है।
चलो देखो फिर यहाँ पे चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, एनर्जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। कींट बाक डम डम। जय जसू। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को दिक्कत है? एनर्जी क्लियर हुई कि नहीं हुई? एवरीवन, एमएसजी स्कूल, ओके। बाकी लोग अच्छे से क्लियर हुआ ना? ध्यान है ना आप लोगों का? हर एक चीजों को सुना करो, समझा करो। लास्ट टॉपिक इसमें देखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखना है। ठीक है, ये जो सभी फॉर्मूले वो याद करके आना आप लोग। फॉर्मूले याद नहीं, क्वेश्चन ही नहीं छूटेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एकदम शॉर्टकट में हम देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, एक तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी हम देख रहे हैं। पहले तो एक चीज मैंने बोला था, अगर लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहे हैं, लो एनर्जी मतलब n इज इक्वल टू 1, उसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। हाँ, n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करता है, ओके, फोटोन। पर अगर वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उस वेव की क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ है। तो अभी मान लो अगर मेरा ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट पे है, n इज इक्वल टू 1 पे, ओके, एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जाते जाएंगे, n इज इक्वल टू क्या है? 2, -3.4। उसके बाद यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रही हूँ। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। एनर्जी है इसकी -1 पॉइंट, ये क्या है यहाँ पे? 0.85, 0.54। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से भी ऑर्बिट से, यहाँ पे इनफाइनाइट तक है, यहाँ पे कैसे है? इनफाइनाइट पे है। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से सीधा पहले ऑर्बिट में आ रहा है, ओके, इनफाइनाइट से सीधा कैसे आ रहा है? पहले ऑर्बिट में आ रहा है, या फिर चौथे ऑर्बिट से सीधा पहले ऑर्बिट में आ रहा है, तीसरे ऑर्बिट से सीधा पहले ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो वो क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो कौन सी वेव रेडिएट करेगा? दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट वेव, दैट इज यूवी रेज क्या करेगा? वो रेडिएट करेगा। उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? लाइमन सीरीज। आपने सुना होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, ओके। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज क्या करेगा? यहाँ पे लाइमन सीरीज, तो वो जो वेवलेंथ है कैसे निकालेंगे? 1/λ r इज इक्वल टू 1 - 1/n²। n क्या है? कौन से ऑर्बिट से आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? पहले ऑर्बिट से। तो वो जो वेव रेडिएट करते हैं उसकी वेवलेंथ ऐसे निकालते हैं। उसी हिसाब से अगर वो कहीं से भी आ रहे, तो इनफाइनाइट से अगर मान लो वो दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, इनफाइनाइट से, या फिर पांचवें ऑर्बिट से कैसे आ रहा है? दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, तब वो कौन सी लाइट इमिट करता है? दैट इज विजिबल लाइट। क्या होता है? विजिबल लाइट। उसे कौन सी सीरीज बोला जाता है? उसे बोला जाता है बाल्मर सीरीज। तो वो जो वेवलेंथ है वो कैसे निकालेंगे? 1/λ इज इक्वल टू r, कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? सेकंड। कहाँ से आ रहा है? नहीं पता, n², इस तरह कैसे। उसी हिसाब से अगर वो कौन से भी ऑर्बिट में तीसरे इसमें आ रहा है, तो उस वक्त, या फिर उसको बोला जाता है, कौन सी सीरीज बोला जाता है? पार्शियन। अगर वो इनफाइनाइट से चौथे इस पे आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? वो कौन सी सीरीज होती है? वो होती है ब्रैकेट। तो उसमें यही पार्शियन का यही फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे 2 की जगह 3 रहेगा, ब्रैकेट के लिए क्या रहेगा? 4 रहेगा। उसी हिसाब से अगर वो कैसे आ रहा है? पांचवें ऑर्बिट में आ रहा है, तो उस सीरीज को क्या बोला जाता है? यहाँ पे पी फंड। इन तीनों केस में जो वो रेडिएट करता है
वो लाइट कौन सी होती है यहाँ पे? इंफ्रारेड। कौन सी होती है? इंफ्रारेड। समझ में एक चीज है? तो इस तरीके से कहाँ पे आ रहा है? पहले पे आ रहा है ना, तो वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे? ये दूसरे पे आ रहा है ना, ये सेम फॉर्मूला है। कहाँ पे आ रहा है? इसको यहाँ पे लिखा है। पहले पे आ रहा है लाइनमैन सीरीज, दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है बाल्मर, तीसरे पास्चन, चौथे पे आ रहा है ब्रैकेट, पांचवें ऑर्बिट में आ रहा है पी4। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अगर तुम्हें वेवलेंथ पूछा जाए तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? किसी को दिक्कत है?